नाजरीन आदाब। किस्तवार मालूमाती प्रोग्राम ख्वाबों का सफ़र लेकर हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कुछ अहम मौज़ूआत पर आपको जानकारियाँ देने की कोशिश करते रहते हैं। नाज़रीन, इस सिलसिले के तहत आज बात एक ऐसे डॉक्टर की जिसकी खोज ने न जाने कितनी ज़िंदगियों को बचा लिया। दुनिया भर की मेडिकल साइंस में एक नया इनकलाब लाने वाले इस डॉक्टर का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जी हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने जरासीम यानी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों का इलाज आसान किया। नाजरीन, फ्लेमिंग की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो पता चलता है कि उन्होंने जिन हालात में अपना बचपन गुजारा वो कोई बहुत खुशगवार सूरत हाल नहीं थी। फ्लेमिंग का ताल्लुक स्कॉटलैंड के एक गरीब किसान परिवार से था। माली तंगी होने की वजह से जाहिर है अच्छी तालीम का इंतज़ाम मुमकिन नहीं था। कहा जाता है कि एक अमीर आदमी के बेटे की जान फ्लेमिंग के बाप ने बचाई थी, जिससे मुतासिर होकर उस आदमी ने फ्लेमिंग के बाप को पेशकश की कि वो फ्लेमिंग की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठा सकता है। इसके बाद फ्लेमिंग को अच्छी तालीम का मौका मिला। अरे उस दिन मैंने दवा एक तरफ रख दी, खाई ही नहीं। आंटी, ये लीजिए आपकी दवा। डॉक्टर ने कहा है कि इसे आपको वक्त की पाबंदी के साथ खाना है। या अल्लाह, कब तक मुझे ये दवाइयाँ खानी होंगी? अब तो लगता है खाने से ज्यादा मुझे दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। इस दवा से इंशाल्लाह आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये एक एंटीबायोटिक है। अच्छा आंटी, अभी आप ये दवा ले लीजिए। अच्छा अप्पी, ये एंटीबायोटिक क्या होती है? देखो रिहान, अभी मुझे अपने कमरे में जाना है और पढ़ाई करनी है। अभी के लिए तुम इतना समझ लो कि ये एक बैक्टीरिया किलर है। बाकी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, ठीक है? गुड नाइट। कल बताएंगी, कभी कुछ बोलती ही नहीं है। अब गुस्सा मत करो और सो जाओ मेरे बराबर में। नहीं दादी, मुझे भी जाना है। कहाँ जाना है? या अल्लाह, हेलो मैम, ये रात को फोन करने के लिए माफी चाहता हूँ। वो दरअसल मुझे पेनिसिलिन के बारे में जानना था। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन ही थी। आजकल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इन दवाओं का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। पेनिसिलिन के अलावा दुनिया भर में और कई तरह की ऐसी एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल होता है। जी मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दुनिया काफी तेजी से तरक्की कर रही है। लेकिन आजकल एंटीबायोटिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी एक मसला बन गया है। देखो, सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल एक संगीन मसला बन गया है, क्योंकि इसकी ज्यादती से कई और मर्ज पैदा हो रहे हैं। पेनिसिलिन का ज्यादा इस्तेमाल, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। क्या ये कोई मसला बन गया है? हाँ रेहान, ये वाकई दिलचस्प है। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का कहना है कि एंटीबायोटिक का ओवरडोज कई बीमारियों की जड़ बन रहा है। जी मैम। समझे रेहान? जी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज।
आइए। हेलो। आपका नाम? जी रेहान। गुड। कहिए आपकी क्या खिदमत की जाए? जी कुछ नहीं। ओहो, मतलब आप सेहतमंद हैं। आप स्कूल में पढ़ते हैं? जी मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो आप डॉक्टर हैं, राइट? हाँ भाई, मेरे लिबास से नहीं लग रहा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल लग रहे हैं, लेकिन मेरी खाला कहती है कि हर चीज को कंफर्म कर लेना चाहिए। अच्छा, और क्या क्या कहती हैं आपकी खाला? कहने के लिए तो बहुत कुछ कहती हैं, साथ साथ ये भी कहती हैं कि एंटीबायोटिक खाने से मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहती हैं वो। तुम्हें पता है कि पहली एंटीबायोटिक किसने इजाद की थी? नहीं। मैंने। अच्छा, तो आपने की थी? लेकिन सर ये एंटीबायोटिक होता क्या है? और सर आपने इसकी खोज कैसे की थी? बताऊं? जी जी बिल्कुल बताइए ना। हाँ, मेरा नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। मेरी पैदाइश 1881 में स्कॉटलैंड में हुई थी। मेरे वालिद एक किसान थे। मैं उस वक्त 7 साल का था जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। इधर उधर ठोकर खाने के बाद आखिर मुझे मेरी मंजिल मिल गई और वो जगह थी सेंट मैरीज हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल लंदन, जहां मैंने 1903 में दाखिला लिया। हाँ, 1906 में मैंने वहां से MBBS मुकम्मल किया। मतलब आप डॉक्टर बन गए? हाँ, पहली आलमी जंग के जमाने में सेंट मैरीज के ही महकमा तहकीकात में बैक्टीरियोलॉजिस्ट आल्मरोथ राइट को असिस्ट कर रहा था। वो जंग का जमाना था। मैंने वहां काम करते हुए पाई एक एंटीबायोटिक दवा। ये जख्म के बाहर के हिस्सों को ठीक कर रही थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो नुकसान दे रही थी। क्या नुकसान दे रही थी? कैसे नुकसान दे रही थी? तो फिर मेरी दादी का क्या होगा? दादी दादी दादी। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? कोई ख्वाब देखा है क्या? क्यों चिल्ला रहे थे बेटा? नहीं दादी। या अल्लाह, मेरे पोते पर रहम फरमा। मुझे कुछ नहीं हुआ है दादी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। क्या नुकसान दे रही थी? कैसे? हमारे जिस्म की बीमारियों से लड़ने की सलाहियत को, उस सलाहियत को तेजी से खत्म कर रही थी। ओहो। मेरे पास आल्मरोथ राइट ने भी बात की तस्दीक कर दी। तो फिर तो आपने उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया होगा ना? नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि उस दवा के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं था। फिर क्या हुआ? इसी जमाने में मैंने इत्तेफाक से एक बेहतर दवा की खोज कर ली। इत्तेफाक से? हाँ, इत्तेफाक से। दरअसल मैं स्टैफिलोकोकी नामी बैक्टीरिया पर काम कर रहा था। एक दिन सुबह मैं देर से गया तो देखा तजर्बाती प्लेट पर थोड़ी सी फफूंदी लग चुकी है। जहां जहां वो फफूंदी लगी हुई थी वहां वहां बैक्टीरिया का नामो निशान तक नहीं था। मैंने उस फफूंदी पर काम किया तो पता चला कि उससे बैक्टीरिया पूरी तरह से मारे जा सकते हैं। ये एक बेहतरीन दवा की खोज थी। शुरुआत में मैंने उसको मोल्ड जूस का नाम दिया, जो बाद में पेनिसिलिन हो गया। यही दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी, मतलब बैक्टीरिया खत्म करने वाली दवा। वाह सर, कांग्रेट्स, आपने तो खोज कर डाली। शुक्रिया। अब तुम पूछोगे कि इस दवा से क्या फायदा होगा, तो सुनो। इस दवा ने स्कारलेट फीवर, निमोनिया, मेनिंजाइटिस और डिप्थीरिया में बहुत कारीगरी दिखाई। ओहो, तो आप तो रातों रात हीरो बन गए होंगे। शुरुआत में मेडिकल में इसकी तरफ
कम तवज्जो दी गई। इसकी वजह थी कि एक तो इस फफूंदी को उगाना खर्चीला था, दूसरा उसमें से बैक्टीरिया के राल को अलग निकालना मुश्किल काम था। एक गड़बड़ ये थी कि ये दवा बहुत कम वक्त के लिए ही मरीज के जिस्म के अंदर रहती थी और जल्दी ही पेशाब के साथ बाहर निकल जाती थी। मैंने इस पर काम किया लेकिन बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। तो फिर दवा मशहूर कैसे हुई? इसके लिए मैंने अंशु चिन और उसकी टीम को शुक्रिया कहा। उन्होंने 1940 के आसपास उसका इलाज खोजा और उसकी पैदावार मुमकिन बनाई। 1945 में मुझे मेडिसिन का नोबेल इनाम मिला। बाद में बहुत सारी और एंटीबायोटिक्स खोजी गईं, जिनसे लाखों लोगों की जानें अब तक बचती आ रही हैं। यू आर रियली ग्रेट सर। मुझे आपका नोबेल इनाम का मेडल देखना है प्लीज। शुक्रिया। वो मेडल सिर्फ मेरा नहीं था, मुझे 2 और लोगों के साथ वो इनाम मिला था। और वैसे भी वो मेडल आजकल नेशनल म्यूजियम स्कॉटलैंड में महफूज है। मैं अगर उस म्यूजियम में जाऊंगा तो मैं आपका मेडल जरूर देखूंगा सर। जरूर। और तुम हो सके तो फ्लेमिंग म्यूजियम भी जाना। लंदन के सेंट मैरीज में जहां मैंने पेनिसिलिन खोजा था, वही अब फ्लेमिंग म्यूजियम है। जरूर जाऊंगा सर, पक्का। अच्छा, अब मेरे मरीजों के आने का वक्त हो गया। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा रेहान। सेम हियर सर। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे सीखने को और खुद को जानने को मिला। नाइस मीटिंग यू सर। थैंक यू सर। चलता हूँ। लंदन के सेंट मैरी मेडिकल स्कूल से डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल करने वाले फ्लेमिंग ने शोहरत की बुलंदियों को छुआ। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, जिसने इलाज मुआवजे की दुनिया में एक इनकलाब ला दिया। फ्लेमिंग की इस खोज से दुनिया में न जाने कितनी जिंदगियों को बचाया जा सकता है। आज तक उनकी खोज इंसानी जानें बचाने के काम आ रही है। नाजरीन, फ्लेमिंग ने जरासीम से होने वाले अमराज के इलाज के लिए दवा की खोज में काफ़ी रिसर्च की। वो दरअसल एक ऐसी दवा खोजना चाहते थे जो जरासीम तो मार दे, लेकिन इंसानी जिस्म पर उसके मज़ीद असरात ना हो। नाज़रीन, अपनी इस तहकीक के दौरान इत्तफाक से फ्लेमिंग को एक ऐसी कुदरती मादे का पता चला जो जरासीम को मार सकता था। इसी में आगे की खोजबीन करके जो चीज़ इजाद हुई, उसे फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का नाम दिया। बेटा, अम्मी कुछ कह रही हैं आपसे? जी अम्मी। बेटा, रेहान मेरे बराबर में सो रहा था। एकदम नींद से जाग गया। जब मैंने पूछा तो कहने लगा मैं ठीक हूँ। मैं मौलवी साहब के पास जाऊंगी ताकि उसके लिए कोई दुआ तावीज करा सकूं। आप सही कह रही हैं अम्मी, आप फिक्र न करें। बचपन में अक्सर ऐसे ख्वाब आते हैं। हमारे उम्र में ख्वाब देखने का सुख कहाँ। आप परेशान ना हो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं बता देती हूँ, इस पर जरूर किसी बदरूह का साया पड़ा है और मैं इसका इलाज करा के रहूंगी। अच्छा ठीक है, आप जैसा मुनासिब समझें करें। वैसे रेहान अब तक सोया हुआ है, उसे हाँ। उठा दें। जीजू, मैं उसे उठाती हूँ। रिहान, रिहान, रिहान उठो। तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? रिहान, कब तक सोओगे? उठो ना। रिहान, उठो। अच्छा, आंटी बता रही थी कि कल रात तुम मुझसे नाराज हो गए थे। मैंने तुम्हारे एंटीबायोटिक वाले सवाल का जवाब जो नहीं दिया था। तो सुनो, एंटीबायोटिक की सबसे पहली खोज पेनिसिलिन के नाम से हुई थी और इसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। तुम्हें कैसे पता चला? बस पता है। बाय। अरे यार रेहान, ये तुम क्या पढ़ रहे हो? और ये किताब इतनी मोटी क्यों है?
अरे यार, मैं ये मेडिकल बुक पढ़ रहा था। अरे रिहान, क्यों अपने नाजुक दिमाग पर इतना जोर डाल रहे हो? और ये मेडिकल की बुक है, कोई कॉमिक बुक थोड़ी ना है जो समझ में भी आए और पढ़ने में मजा भी आए। यार, ये बुक मेरे लिए कॉमिक बुक से बिल्कुल कम नहीं है। मुझे मेडिकल साइंस पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। देख अरमान, अब जनाब को अचानक मेडिकल साइंस में दिलचस्पी हो गई है। सही कहा सोहेल। अरे रिहान मियाँ, अब बता भी दो, इस नए शौक का राज क्या है? ओफो, तुम लोगों को मजाक के अलावा कुछ और नहीं सूझता है? मैं बता रहा हूँ ना, फ्लेमिंग अंकल मेरे ख्याल में आए थे और मैंने उनसे ढेर सारी बातें की। एक मिनट, अब ये फ्लेमिंग अंकल कौन है? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा कोई अंकल अमेरिका में रहता है। रिहान बड़ा छुपा रुस्तम है, शायद अमेरिका में पढ़ने का इरादा है। मुझे भी कुछ बोलने दोगे या फिर आपस में ही बातें करते रहोगे? अच्छा ये बताओ, फ्लेमिंग अंकल कौन है? जो मेरे ख्वाब में आए थे वो हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन को खोजा था। और मैं उनकी तरह एक दिन साइंस में एक शानदार काम करूंगा। रेहान, ऐसा तो नहीं है कि फ्लेमिंग ही पहले इंसान है जो तुम्हारे ख्वाब में आए थे। इससे पहले भी बहुत सारे लोग तुम्हारे ख्वाब में आ चुके हैं ना? हाँ, तुम अपनी मंजिल हर एक ख्वाब के बाद बदल देते हो। तुम कभी इन्वेंटर तो कभी बड़ा अफसर। भला एक इंसान एक ही वक्त में इतने सारे काम कैसे कर सकता है? हाँ ठीक है, उड़ा लो मेरा मजाक, पर मैं बता देता हूँ, मेरी इल्म मेडिकल साइंस में बेहतर होती जा रही है और फ्लेमिंग अंकल को भी लगता है कि मुझ में वो हुनर है जो एक बड़े डॉक्टर में होना चाहिए। भला तुम्हें मेडिकल साइंस के बारे में इतनी मालूमात कैसे हो सकती है? तुम तो 8वीं क्लास के लड़के हो। अपनी पढ़ाई और इतने सारे होमवर्क से फुर्सत मिलती भी है तुम्हें? रेहान होमवर्क करता ही कहाँ है? ज्यादातर वक्त तो क्लासरूम के बाहर ही रहता है और होमवर्क ना करने की वजह से उससे पनिशमेंट भी मिलती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कभी कभार होमवर्क छूट जाता है, लेकिन मेरे मार्क्स कभी कम नहीं आते क्योंकि मैं क्लासरूम की तालीम के अलावा बाहर की तालीम लेने में भी मसरूफ रहता हूँ। ये तो तुमने सही कहा रेहान, आखिरी इम्तिहान में तुम्हारे ग्रेड्स बड़े अच्छे आते हैं। हाँ, तो जनाब टॉप क्यों नहीं करते? इतने ही जीनियस है तो हमेशा क्लास में सेकंड या थर्ड ही क्यों आते हैं? और कभी कभी तो उससे भी नीचे। वो इसलिए क्योंकि मैं किताब को फॉलो ही नहीं करता और मेरे आंसर्स बाकी बच्चों से बेहतर होते हैं, पर मुझे मार्क्स कम दिए जाते हैं और उन्हीं बच्चों को ज्यादा मार्क्स दिए जाते हैं जो तोते की तरह किताब को याद करके आंसर्स लिखते हैं, और इसलिए मैं कभी फर्स्ट नहीं आ पाता। क्या तुम्हें कभी अफसोस होता है फर्स्ट ना आने पर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उन बच्चों से बढ़कर जानता हूँ और नई और दिलचस्प तालीम लेने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारी मेडिकल साइंस के बारे में जानकारियाँ बढ़ रही हैं। तो बताओ, तुम्हें क्या पता है? तो सुनो मेडिकल साइंस की तारीख के बारे में। 19वीं सदी में अगर तुम किसी भी तरह बीमार पड़ गए तो डॉक्टर सिर्फ तुम्हें दिलासा दे सकते थे जब तक तुम अपनी बीमारी से खुद जंग न जीत जाओ या हार न जाओ। रेहान, उस वक्त बीमारी से हारने का मतलब क्या होता था? हारने का मतलब ज्यादातर मौत होता था। तो क्या उन दिनों डॉक्टर्स के पास बीमारियों से निपटने के लिए दवाइयाँ नहीं होती थी? नहीं, अगर कुछ होता था तो सिर्फ एक काला बैग जिसमें दर्द को राहत पहुंचाने के लिए एस्पिरिन या मॉर्फिन, मलेरिया के लिए क्विनाइन, दिल के दौरे के लिए डिजिटालिस और स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन। बस इतना ही कर पाते थे क्या वो लोग? मेरे ख्याल से तो हम लोग बहुत सारी बीमारियों का शिकार बन सकते थे। और क्या इतनी कम दवाइयों से हमारा काम चल पाता? तब हालात बिल्कुल काबू में नहीं थे, लेकिन वही काला बैग वक्त के साथ साथ बेहतर होता गया और आज देखो हमारे पास लगभग सभी बीमारियों के इलाज हैं। आजकल डॉक्टर्स के पास बहुत सारे वैक्सीन्स, ड्रग्स और डायग्नोस्टिक्स औजार हैं जो कि 19वीं सदी में बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, और जमानों से मरीजों की परेशानियों के हल धीरे धीरे निकलते चले आ रहे हैं। ये तो तुमने सही कहा। वैसे भी हमने मेडिकल साइंस में बहुत तरक्की कर ली है और ये सब उन डॉक्टर्स की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने हमारी भलाई के लिए अपनी जिंदगी गुजार दी। माशाअल्लाह अरमान, ये कही ना तुमने कुछ पता की बात। अरे हाँ, मुझे तो ताजुब होता है कि हमारा अरमान भी समझदारी की बातें कर सकता है। हाँ अरमान, तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐसे मेहनती इंसान थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन जैसी ऊंची दर्जे की दवाई बनाई जो कि हम सबके लिए फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि तुमको पता है कि हम सबकी बीमारियों का कारण है बैक्टीरिया, और पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक ही इन बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। अरे वाह रेहान, तुम्हें तो एंटीबायोटिक्स के बारे में काफी मालूमात है। कहाँ से मिलती है तुम्हें ये जानकारी? यार, फ्लेमिंग अंकल और सानिया मैम दोनों ने मेरी बेहद मदद की है इन एंटीबायोटिक्स को समझने में। कैसे पेनिसिलिन
और उसकी तरह अलग अलग एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ बैक्टीरिया की ग्रोथ को बिल्कुल रोक देती हैं। रेहान, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतनी अच्छी टीचर मिली है। हाँ यार, हमारे टीचर्स तो हमारे सवालों के जवाब ठीक से देते ही नहीं है। सही कहा यार, बाकी की टीचर सानिया मैम की तरह बिल्कुल नहीं हैं। सवाल जवाब तो सिर्फ क्लासरूम तक ही सिमट के रह जाते हैं, लेकिन सानिया मैम एक ऐसी टीचर हैं जो तुम्हारे सवालों के जवाब कभी भी और कहीं भी दे सकती हैं। सिर्फ तुम्हारे पास नई नई तालीम हासिल करने का जज्बा होना चाहिए। रेहान, मैंने सुना है कि सानिया मैम ट्यूशन क्लास भी लेती हैं। बिल्कुल लेती हैं। अगर तुम्हें किसी भी मजमून को समझने में दिक्कत हो रही हो तो मैम तुम्हारी बहुत मदद कर सकती हैं। मैम का पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। कैसे एक मुश्किल मजमून को आसान बनाते हैं, ये तो कोई हमारी सानिया मैम से सीखे। अगर सानिया मैम की तारीफें खत्म हो गई हो तो हम आगे बढ़े। हाँ, तो ख्वाब में फ्लेमिंग अंकल कह रहे थे कि एंटीबायोटिक से पहले बैक्टीरिया से लड़ने के तरीके कुछ भरोसेमंद नहीं थे। अब पहले वर्ल्ड वॉर में जो दवा जख्मी सिपाहियों को दी जाती थी वो बाहरी तौर पे ठीक कर रही थी, पर अंदरूनी तौर पे उन्हें बेहद नुकसान कर रही थी। लेकिन फ्लेमिंग अंकल ने एक ऐसी एंटीबायोटिक बनाई जो कि मरीजों को बिना तकलीफ या नुकसान दिए हुए बैक्टीरिया को खत्म करने में कामयाब साबित हुई। क्या हुआ सोहेल, तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? अरे यार, मेरे दादाजी बहुत बीमार हैं। कल ही डॉक्टर के पास गए थे। मुझे तो डर लग रहा है दादाजी को कुछ हो ना जाए। फिक्र मत कर यार, तेरे दादाजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक कहा, क्योंकि आजकल सारी बीमारियों के इलाज हैं डॉक्टर्स के पास। वैसे तुम्हारे दादाजी को हुआ क्या है? पता नहीं, मैं बहुत डरा हुआ था, इसलिए जानने की कोशिश भी नहीं की कि उनको क्या हुआ है। देख सोहेल, बीमारी एक ऐसी चीज है जो कभी ना कभी हर किसी को होती है, और ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। तू इतना बुज़दिल मत बन, थोड़ा हौसला रख। क्यों रेहान? यार अरमान, तू भी कुछ कम नहीं। ये वैसे ही डरा हुआ है और उससे मत डरा। ओहो, तो अब डॉक्टर रेहान बताएंगे कि तुम्हारे दादाजी को क्या हुआ है। तो डॉक्टर साहब, आप फीस कितनी लेंगे? यार, यहाँ पे दादाजी की बात चल रही है, मेहरबानी करके मजाक मत कर। सोहेल, मुझे पता है तुम पे क्या बीत रही है। मेरी दादी की भी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और मैं बहुत डर गया था जब मुझे ये पता चला कि एंटीबायोटिक दवा मरीजों को बहुत नुकसान दे रही थी। तो तुम ये याद करने की कोशिश करो कि इस बीमारी में उनमें क्या क्या बदलाव आए हैं। यार, मेरे दादाजी बेहद कमजोर हो गए हैं। वो बहुत उल्टी भी करते हैं और उनके स्किन में सूजन भी होने लगी है। अच्छा, तो फिर डॉक्टर तुम्हारे दादाजी को 3 तरह के ब्लड टेस्ट करवाएंगे। कौन कौन से ब्लड टेस्ट रेहान? पहले ब्लड टेस्ट को BUN या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कहते हैं, दूसरे को क्रेटिनिन और तीसरे को कंप्लीट ब्लड टेस्ट कहा जाता है। यार भला तुम्हें ये सब कैसे मालूम हो सकता हाँ है? रेहान, तुम्हें कैसे पता है? तुम दोनों को तो ये पता ही है कि अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं और वो और उनके दोस्त अलग अलग मरीजों की तकलीफों के बारे में बातें करते रहते हैं। मैं वो सब मन लगा के सुनता हूँ और याद भी रखता हूँ। फ्लेमिंग अंकल को मेरे हुनर के बारे में पता है। अच्छा ठीक है, मैं मान जाता हूँ कि तुम्हें थोड़ा बहुत मेडिकल साइंस के बारे में पता है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तुम्हारे ख्वाब में आके तुमसे बातें की। तुम मानो या ना मानो अरमान, लेकिन यही सच है कि फ्लेमिंग अंकल मेरे ख्वाब में आए थे और सोहेल के दादाजी को क्रिटिनिन हाई होने की वजह से ये सब हो रहा है। रेहान, क्या मेरे दादाजी ठीक हो जाएंगे? भरोसा रखो सोहेल, तुम्हारे दादाजी किडनी पेशेंट हैं और आजकल तो दवाई खाने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। और अगर उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट किया तो फिक्र मत करो, क्योंकि आजकल किडनी ट्रांसप्लांट करना भी बहुत सेफ होता है। रेहान, तुम्हारी बात सुन के मुझे बहुत राहत मिली है। अरे यार, दोस्त के लिए तो जान भी कुर्बान है। चल यार सोहेल, अब हम चलते हैं। रेहान, आज शाम को हम पार्क में मिलते हैं। चल ठीक है। सोहेल, चल, खुदा खुदा रेहान। हाफिज। नाज़रीन, शुरू में पेंसिलिन की पैदावार बहुत छोटे पैमाने पर थी, लेकिन बाद में इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया जाने लगा। फ्लेमिंग की इस खोज ने मेडिकल साइंस के शोबे में ज़बरदस्त इनकलाब ला दिया। दूसरी जंग अजीम के दौरान इस खोज की मदद से बड़ी तादाद में लोगों की जान बचाई गई। फ्लेमिंग की खोज से इंसानियत को होने वाले फ़ायदे के एतराफ़ के तौर पर 1945 में फ्लेमिंग को मुश्तरका तौर पर नोबल इनाम से भी नवाजा गया।
नाजरीन, फ्लेमिंग का इंतकाल 1955 में हो गया, लेकिन उनकी खोज ने इंसानी इलाज की राहें इतनी आसान कर दी जिसका पहले तसव्वुर भी मुश्किल था। पहले लोग जिन बीमारियों से मर जाते थे, बाद में ऐसे लोगों को बचाया जाने लगा। पेनिसिलिन की इजाद से पहले दुनिया भर में बैक्टीरिया इन्फेक्शन का इलाज नामुमकिन था, जो इस इजाद के बाद मुमकिन बन गया। एक गरीब किसान के बेटे के इस कारनामे पर दुनिया जितना फख्र करे कम है।